बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप में बिहार की तमाम तर खबरों को देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में, वो भी वीडियो के द्वारा। अगर आप बिहार के किसी भी खबर को यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं तो वहां पर आपसे 3 मिनट या फिर 4-5 मिनट ले लिया जाता है, लेकिन उसी खबर को केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में दिखाया जाता है। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बना लीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए सिर्फ 1 मिनट में, जिससे आपकी समय की बचत होगी। कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है, इसलिए आप अपने समय को बचाएं और पूरी जानकारी हासिल करें सिर्फ केडीबी लाइव ऐप में। तो अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर में इंस्टॉल करके। तो चले बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। इंडिया अलायंस में आखिरकार 29 मार्च को सीटों का बंटवारा हो गया है। इसमें केवल लालू प्रसाद यादव का दबदबा नजर आया। जब बिहार में कुल 40 सीटों में से आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सामने ही पप्पू यादव का पत्ता भी कट गया है। जब कांग्रेस केवल 9 सीट लेकर के सारा तमाशा चुपचाप देखती रही, वाम दलों को भी 5 सीटों पर ही सिमटना पड़ा और संतुष्ट करना पड़ा। यहाँ एक नाम और भी था जिसे सीट शेयरिंग की बड़ी आस, वह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जिन्होंने 2 से 3 सीटों की मांग रखी थी, मगर इनकी दाल नहीं। इससे पहले मुकेश सहनी की बातचीत एनडीए से भी चली थी, जब पर वहां भी हाथ खाली रह गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि मुकेश सहनी दोनों गठबंधन से सौदेबाजी करते आए हैं, लेकिन कहीं भी उनकी बात नहीं मानी गई। अभी लालू यादव ही सबसे बड़े सौदेबाज हो गए हैं, जहां उनकी यही शर्त थी कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर ले, तभी उनको सीट दी जा सकती है। इसके लिए मुकेश सहनी तैयार भी नहीं हुए। हालांकि वीआईपी प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें आरजेडी की तरफ से विलय के लिए नहीं कहा गया था। अगर विलय ही करना होता तो फिर ऐसा ऑफर भाजपा की तरफ से पहले भी मिल चुका है। जी हां, सीट शेयरिंग में एनडीए से मिले झटके के बाद मुकेश सहनी ने तेजस्वी से मुजफ्फरपुर और खगड़िया की मांग करते हुए गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मुजफ्फरपुर सीट तेजस्वी यादव पहले ही कांग्रेस को देने का वादा कर चुके थे। जब मुजफ्फरपुर से कांग्रेस किसी भी कीमत पर हटना नहीं चाहती थी, यह खगड़िया सीट भी सीपीएम को चली गई, जिसके बाद मुकेश सहनी के लिए सभी रास्ते बंद हो गए। वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति भी सीट न मिलने के सवाल को टाल गए। उन्होंने निषाद आरक्षण की बात रखते हुए कहा कि हमें लालू यादव और फिर राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। अगर वे निषाद आरक्षण देते तो फिर हम अब भी उनका समर्थन करने को तैयार हैं। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की जिद के आगे बेबस पप्पू यादव ने तो पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान करके अपने इरादे बता दिए हैं, लेकिन अब मुकेश सहनी क्या करेगी ये देखने वाली होगी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना स्वागत योग्य बातें हैं, लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1 से 2 महीने पहले इसलिए की जाती है ताकि लोग अपने 5 साल की समस्या को भूल करके दोबारा गलती कर बैठे। ये कहना है प्रशांत किशोर का। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने कहा कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना अच्छी बात है, इस स्वागत करते हैं हम इसका। इसकी बिहार और देश में बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1 से 2 महीने पहले इसलिए की जाती है ताकि लोग अपनी 5 साल की समस्या को भुला करके दोबारा इन्हीं सब बातों में आकर के, बहकावे में आकर के वही गलती कर दे और फिर उन्हें ही वोट दे दे। जब बिहार के लोगों को एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर लोग लगातार ऐसे ही गलती करेंगे तो फिर बिहार में लोगों की हालात वैसे ही बनी रहेगी जैसे आज हैं। बिहार ने हर नेता का शासन देखा है, चाहे वह लालू जी का शासन हो, मोदी जी का हो या फिर नीतीश कुमार का। जब पिछले 10 बरस से मोदी जी शासन में हैं, इससे बिहार में बेरोजगारी में क्या कमी आई? नहीं आई। इससे पहले जब बिहार में यूपीए की सरकार थी तब भी बिहार का यही हाल था। ये बात ही बेईमानी है कि किसने बिहार का भला किया और फिर किसकी वजह से बिहार का नुकसान हुआ। जितने भी दल और फिर नेता बिहार में रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है या फिर करने का दावा कर रहे हैं, उनके विकास कार्यों को सही मान भी लें तो भी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार देश में सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। अगर आप भी गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपको जान लेना चाहिए कि गुनगुना पानी पीने से सेहत के लिए नुकसानदायक है या फिर फायदा है। अब जब तक नहीं आप जानेंगे तब तक इसको कैसे पिएंगे। जहाँ किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो नुकसान होगा या फायदा होगा। किसी के बहकावे में नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम आपको पानी के बारे में बताएंगे। तो बताएं कि पानी पीना हमारी सेहत के लिए बेहद ही जरूरी हो गया है। यही नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी पानी पीने की सलाह देते हैं। रोजाना दिन भर में कम से कम 7 या फिर 8 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, जिससे आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहती है और ये वजन कम करने में भी फायदेमंद रहता है। लेकिन अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि गुनगुना पानी पीना सही होता है या नहीं। अगर आप भी इन बातों को लेकर के परेशान हैं तो फिर ये खबर आपके लिए। आपको बता दें कि गुनगुना पानी पीने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी भी हो सकती है। गुनगुना पानी का सेवन रोजाना करने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले गुनगुना पानी भोजन को पचाने में मदद करता है और कब्ज, एसिडिटी जैसी दिक्कत से राहत मिलता है। ये वजन कम करने में भी मददगार है। गुनगुना
गुनगुना पानी मन को शांत रखने और फिर तनाव को दूर करता है। नींद आने में परेशानी हो तो फिर आप गुनगुना पानी का सेवन कर सकते हैं, इससे नींद में सुधार होता है। इसके अलावा रोजाना गुनगुना पानी पीने से मांसपेशियों को आराम मिलता है। वहीं कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जैसे कि आप जरूरत से ज्यादा गर्म पानी का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपके पेट में जलन होने लग जाएगी, शरीर से पसीना आने लगेगा और छाले होने की संभावना भी हो सकती है। वहीं पर गुनगुना पानी को हमेशा छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। गुनगुने पानी पीने से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है या फिर किसी तरीके की परेशानी हो सकती है। यदि आपको भी कुछ ऐसा है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, उसके बाद इसका सेवन करें। दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेरा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उनके सामने टेबल पर वॉशिंग मशीन रखी थी, जहां इस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। यानी कि जो वॉशिंग मशीन टेबल पर रखा हुआ था, उस वॉशिंग मशीन पर लिखा था बीजेपी वॉशिंग मशीन। आपको बता दो कि इसी बीच पवन खेरा ने कहा कि भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, उन्हें पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, इसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो भी आरोपी बेदाग निकलता है। यह मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर भी है। पवन खेरा ने एक पेपर जारी करके आरोप भी लगाया है कि विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ऐसी वॉशिंग मशीन ना आपको बेच पाएंगे और न ही आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8,552 करोड़ की मशीन केवल एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वहीं पर पवन खेरा ने विपक्ष के 51 केस गिनाए जिस पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा उन्होंने 20 ऐसे केस भी गिनाए जिसमें सत्ता पक्ष और फिर उसके करीबी पार्टियों के नेताओं पर केस दर्ज है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पवन खेरा ने जिन नेताओं के बारे में कहा, उनके मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, शोभन चटर्जी, वायस चौधरी, जगन रेड्डी का नाम शामिल है। जब खेरा ने कहा कि एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल इसके जीता जागता उदाहरण है। जब भाजपा ने उन पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, जब वो एनसीपी को तोड़ करके भाजपा के साथ गए तो उसके सारे दाग साफ हो गए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का भी कुछ यही कहानी है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज लोकसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने शनिवार को समाहरणालय पहुंच करके नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान सहित आदि लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार धर्म से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर वोट करेंगे। इसके अलावा चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है, जहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के बूथ स्तर तक तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि नामांकन के बाद एनडीए प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने बताया है कि 10 लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जदयू के चुनाव चिन्ह लेकर के आज नामांकन किया हूं। पहला नामांकन हुआ है और अब जब 26 अप्रैल को मतदान होगा तो 4 जून जब गिनती होगी तो उसमें हम पहले नंबर पर होंगे। वहीं पर विकास और अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के सुख दुख को साझा करेंगे। उन्होंने कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एआईएमआईएम के 5 विधायक थे, वे अगर विकास करते तो फिर उसके 4 विधायक का पार्टी छोड़ करके नहीं जाते, नहीं भागते। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कटिहार पहुंचे। कटिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सीमांचल में एनडीए में एकजुटता महागठबंधन की स्थिति, सीटों को लेकर के चल रहे तकरार को लेकर के एनडीए को कितना लाभ मिलेगा, इस सवाल पर जवाब। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव कभी भी गठबंधन के प्रति ईमानदारी व्यक्ति नहीं है। खास करके 2009, 14 और 19 का लोकसभा चुनाव देखिए, कभी भी लालू प्रसाद यादव और फिर उनकी पार्टी महागठबंधन के प्रति ईमानदार नहीं है। जब रामविलास पासवान जी थे तो कहते थे कि पहलवान दिखाओ चुनाव के समय, और फिर जानबूझकर के इतने डिले करते थे कि गठबंधन के जो दूसरे साथी हैं वह अंतिम समय में उनको और फिर अंत में ऐसी सीटें पकड़ा देते हैं जहां पर से पार्टी का कहीं कोई अच्छा ना उम्मीदवार हो ना कुछ हो। ये लालू प्रसाद यादव की बुरी पुरानी स्ट्रेटजी है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान को अब तक इन सब चीजों का मोह रहेगा। लेकिन समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान को कब तक इन सब चीजों का मोह रहेगा और कब तक लालू प्रसाद यादव से अपने आप को संभाल करके रखेंगे। साथ ही अशोक चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लीजिए, वे जब भी लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है तब कांग्रेस हाशिए पर चली जा रही है। क्योंकि मैं खुद कांग्रेस का 4.5 साल तक अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए इस बात को मैं अच्छी तरीके से समझता हूं और मैंने इसी कारण से कांग्रेस को छोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस अपने आप को छोड़ नहीं रही है और जब तक कांग्रेस लालू प्रसाद यादव से अलग नहीं होगी तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो पाएगा।
दोस्तों पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के 10 दिन के अंदर ही कांग्रेस से निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ जहां पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर कांग्रेस का झंडा फहराने और लालू प्रसाद को पीएम बनाने का नाम बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई की रणनीति भी बन रही है। पप्पू यादव की तरफ से शनिवार की सुबह घोषणा की गई कि 2 अप्रैल को पूर्णिया में अपना नॉमिनेशन करेंगे। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के भीतर से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात सामने आने लगी है। जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने एक चैनल से बातचीत करते हुए बताया है कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग में कांग्रेस की कोटे में जो 9 सीटें आई है, पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार वही होगा, जब बाकी सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दलों से अधिकृत उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जब कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि कहीं पर कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। राजेश राठौर ने कहा कि इसके अलावा किसी भी सीट पर अगर महागठबंधन के किसी भी दल का कोई भी और कैंडिडेट नॉमिनेशन करता है तो वे पार्टी के सदस्य नहीं माना जाएगा। आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर फिलहाल पप्पू यादव को भी बयान देने से मना कर दिया है। पप्पू यादव कैंडिडेट घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जहां हालांकि वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुट गए हैं। यही कारण है कि कांग्रेस का झंडा फहराने की बात करते हुए पप्पू यादव ने नॉमिनेशन के रिलीज में खुद को जनता समर्थित उम्मीदवार बताया है। जब पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें मधेपुरा और सुपौल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता मेरी सांस है, इससे अगर कोई मुझे अलग करेगा तो मेरी अर्थी ही उठेगी, मेरी अर्थी कांग्रेस के झंडे में लिपटी होगी। दोस्तों इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीमांचल सहित उन सीटों के बारे में जानेंगे जहां मुस्लिम आबादी भरपूर है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर महागठबंधन के दावे में कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जहां कुल 7 चरणों में वोटिंग होनी है। सीमांचल की कुल 4 लोकसभा सीटें हैं जिन पर महागठबंधन की खास नजर है। 4 सीटें हैं पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। इनमें से सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किशनगंज में है। इन चारों जिलों को मिला दिया जाए तो कुल 47% मुस्लिम है। किशनगंज में पिछली बार की लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 2 लाख से ज्यादा वोट मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें भी जीतने में कामयाब हो गई थी। हालांकि बाद में उनकी पार्टी की 4 विधायकों ने पाला बदल दिया था। इस बार की चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटें हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहले ही बता दिया था कि वे भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब पूर्णिया की सीट पर भी मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। तो चलिए जानते हैं कि किन सीटों पर ओवैसी की पार्टी की नजर है, जहां से उसने अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। तो किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उज्जैरपुर, काराकाट, भागलपुर, गोपालगंज, शिवहर, पाटलिपुत्र और मधुबनी। AIMIM चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। खास बात यह है कि इन सभी सीटों पर अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। अब सवाल उठता है कि जिस मुस्लिम वोट पर राजद अपना दावा ठोकती है, वहां से ओवैसी अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो ऐसे में राजद को ठीक ठाक नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बहरहाल ये तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि तेजस्वी यादव का जादू चलेगा या नहीं, या फिर ओवैसी उनको धक्का देंगे, यानी कि ओवैसी उनको चोट पहुंचाएंगे या नहीं, ये तो हर वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सीटें आपको बताई गई है, इन सीटों में मुस्लिम आबादी की संख्या ज्यादा है, जो ओवैसी भी इन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है। दोस्तों बिहार की ट्रेनें इन दिनों खचाखच भरी हुई रहती है। जब होली में दूसरे प्रदेशों से अपने घर आए बिहार के लोग अब वापस काम पर लौटने लगे हैं। जब पटना जंक्शन पर लगने वाली ट्रेनों में यात्री की भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि कोच में पैर रखने की जगह नहीं दिखती है। कई ट्रेनों में यात्री किसी तरह अपने लिए जगह बनाते दिखे हैं। जिसे जहां जगह मिला वो वहीं खड़े हो जाते दिखे हैं, या फिर जिसे जहां से जगह मिली वहीं घुस करके अपने लिए जगह बनाते दिखे। यही नहीं, स्लीपर बोगी में भी यात्री ठसाठस भरे दिखे। जुगाड़ बर्थ के सहारे भी लोग यात्रा कर रहे हैं। अपने गमछे या फिर चादर का झोला बना करके सफर करने पर मजबूर हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता पप्पू यादव को बिना पैंदी का लोटा बताया और कहा है कि तेजस्वी और पप्पू यादव एक जैसे हैं। नित्यानंद राय ने दावा किया है कि इस बार के चुनाव में बिहार से महागठबंधन का सुपरा साफ हो जाएगा। बिहार की जनता लालू प्रसाद को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए जानती है। लालू, तेजस्वी और आरजेडी की पहचान अपराधियों को संरक्षण देने वाली पहचान है। जब आरजेडी सत्ता में आई है, बिहार में अराजकता बढ़ी है और गुंडों को संरक्षण मिला है। अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय वे लोग उन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं। लालू ने हमेशा परिवार के लाभ के लिए राजनीति की और कांग्रेस के साथ मिलकर के घोटाले किए। वहीं पर पूर्णिया से पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ऐसे भी बिना पैंदी का लोटा है। तेजस्वी से उनका क्या मामला है ये पप्पू यादव जाने और लालू तेजस्वी जाने, जहाँ इससे बीजेपी को कोई भी मतलब नहीं है। दोनों एक ही जैसे हैं, जैसे पप्पू यादव हैं वैसे ही तेजस्वी यादव हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने अपने 10 सालों के कामकाज को लेकर के मोदी संग बिहार सॉन्ग लॉन्च किया। ये थीम गाने को बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने लगभग 3 मिनट का वीडियो लॉन्च किया है, यह सॉन्ग लॉन्च किया है। इस मौके पर अररिया के आश्रम रोड स्थित जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा लॉन्च किया है। वीडियो लॉन्च करने के दौरान जिला भाजपा कार्यालय पर मौजूद अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास नारे के साथ जनहित में जो काम किया है उसे उस वीडियो गाने के माध्यम से दिखाया गया है। घूम घूम कर की ये वीडियो गाने के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में काम हुआ है, विकास हुआ है और हर क्षेत्र में काम हुआ है। जब बिहार संग मोदी है तो फिर मोदी संग पूरा बिहार है। ये गाना ही नहीं बल्कि अररिया और संपूर्ण बिहार के लोगों की जन भावना है। प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि पूरा बिहार 40 में 40 सीट और पूरे देश अब की बार एनडीए 400 से अधिक सीट पर लाकर के नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। दोस्तों, बिहार के मौसम के बारे में बात करेंगे कि आज बिहार के मौसम में बदलाव होगा, जहां आज पटना समेत बिहार के सभी भागों के 1 या फिर 2 स्थानों पर हल्की वर्षा और फिर बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। जहां पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिणी भागों के 1 या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। 5 दिनों के दौरान बिहार के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। आज पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले के 1 या फिर 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान नवादा को छोड़ करके पटना समेत बचे हुए जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। जब पटना का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों, कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए जो नेता आ रहे हैं उन्हें भी कांग्रेस साइड लाइन कर दे रहे हैं, जैसे कन्हैया कुमार, पप्पू यादव। ये 2 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की बिहार में डूबती नैया को बचाने की कोशिश को लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके इन दोनों को साइड कर दिया। आपको बता दूं कि न पप्पू यादव का प्रेशर काम आया और न ही कन्हैया कुमार अपनी सीट पक्की कर पाया। ये उन कांग्रेसियों का हाल है जो अपने अपने क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर बैठे थे। हालांकि अपना वजूद बचाने के लिए कांग्रेस ने पप्पू यादव और संजय निरुपम जैसे नेताओं के साथ ही खेला कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह गैर एनडीए दलों और फिर खास करके इंडिया गठबंधन पर अधिकार जमा लिया था, जब सिर पर लोकसभा चुनाव आते ही आज नौबत स्टेट पार्टियों के सामने आत्मसमर्पण तक आ चुकी है। इस आत्मसमर्पण में कांग्रेस की अपना भविष्य बचाने की मजबूरी दिखाई पड़ती है, और फिर इसीलिए शायद कांग्रेस को अपने नेताओं की भावनाओं से खेलना पड़ा। जब बिहार में कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियों ने शुक्रवार को सीट बंटवारे की घोषणा की, पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर अपनी दावेदारी कई दिनों से ठोक रहे थे। जब पूर्णिया सीट के लिए पप्पू यादव ने मरने जीने तक का संकल्प ले रखा था, जब पिछले दिनों उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वे मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया के लोगों की भावनाओं को धोखा नहीं देंगे। हालांकि यहां कांग्रेस ने जरूर पप्पू यादव को धोखा दे दिया है। जब पप्पू यादव पिछले दिनों ही कांग्रेस में आए थे और अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कर लिया था, जब फिर भी कांग्रेस ने यह सीट आरजेडी के लिए छोड़ दी थी। महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत पूर्णिया से राजद चुनाव लड़ेगी। इससे पप्पू यादव के तेवर तल्ख हैं। वे कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में पूर्णिया में कांग्रेस के झंडे की जीत होगी। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा किया है और 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि बिहार की एक और सीट है बेगूसराय। चर्चाएं लंबे समय से थी कि बेगूसराय से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था। इस बार भी कन्हैया कुमार को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जब वह इसलिए कि पूर्णिया की तरह बेगूसराय सीट पर कांग्रेस छोड़ चुकी है। लेफ्ट को बेगूसराय सीट मिली है। इससे अब कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। दोस्तों, बीएसईबी ने सक्षमता परीक्षा प्रथम अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्ष 1 से 5 के शिक्षकों का परीक्षा फल घोषित कर दिया, यानी कि रिजल्ट जारी कर दिया। 1,48,845 शिक्षकों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें से 1,39,010 शिक्षक पास हुए हैं। इस परीक्षा में 93.39% शिक्षक पास हुए हैं। वहीं पर 9,835 शिक्षक फेल हो गए हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित कक्षा 1 से 5 शिक्षक वेबसाइट www.bsebshamta.com पर जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं।
दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट के ऐलान से पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में एडमिशन को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर के समिति ने सभी सरकारी, गैर सरकारी और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेजों की सूची OFSS वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ये वेबसाइट है OFSSBihar.in पर अपलोड की है। जब मैट्रिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं समिति की वेबसाइट पर जाकर के नामांकन संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समिति ने कहा है कि इंटर सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए विषयवार एवं संकायवार सीटों की संख्या से अधिक सूची OFS वेबसाइट www.ofsbihar.in पर शुक्रवार को अपलोड कर दी गई है। जिन शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक को समिति की ओर से अपलोड की गई सूची में कोई भी आपत्ति है तो फिर वे 2 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग पहले की तुलना में काफी एक्टिव हो गया है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर जमाए हुए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला एवं राज्य स्तरीय मीडिया कौशल में सोशल मीडिया सेल अलग से गठित किया गया है। यहाँ सभी राजनीतिक दल एवं उनके प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जब मिल रही जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे मीडिया कोषांग में सोशल मीडिया सेल अलग से गठित करें। इसके जरिए प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर निगरानी रखी जाए। जहां इसमें ऐसे लोगों की तैनाती की जाएगी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कंप्यूटर तकनीक से अच्छी तरीके से परिचित है। आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा चुनाव में शामिल सभी राष्ट्रीय और फिर राज्य स्तरीय दलों का अपना अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां वे पार्टी के विचारधारा एवं प्रमुख गतिविधियों को पोस्ट करते रहते हैं। इसमें भाजपा, जदयू, RJD और फिर लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी एवं मोर्चा सहित कुछ प्रमुख दल भी शामिल है। अब इसी पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस ने निर्देश जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार लोकसभा के 40 सीटों में 39 सीटों पर एनडीए विजयी रहा था। वहीं पर मात्र किशनगंज लोकसभा सीट पर उन्हें असफलता का मुंह खानी पड़ी थी। अब तक हुए 16 बार लोकसभा चुनाव में मात्र एक बार 1999 में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाजपा के सैयद शाहनवाज हुसैन को किशनगंज में सफलता मिली। इसके अलावा एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ने वाले भाजपा या फिर उनके सहयोगी दल जदयू को हमेशा निराश ही हाथ लगी है। सन 1957 से लेकर के 2019 तक किशनगंज लोकसभा में अब तक 16 बार चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के विभिन्न प्रत्याशी 8 बार विजय होने में सफलता अर्जित की है, जबकि जनता दल एवं राष्ट्रीय जनता दल 2 बार विजय हुआ। वहीं पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को एक बार लोकसभा सीट निकालने में सफल रहा। कांग्रेस के इस गढ़ में एनडीए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार करके सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। यदि पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव देखा जाए तो फिर कांग्रेस को 3,67,017 वोट ला करके विजय पताका फहराया था। जनता दल यूनाइटेड को 3,32,551 वोट एवं AIMIM को 2,95,029 वोट से संतोष करना पड़ा था। यदि देखा जाए तो फिर मुस्लिम बहुल इस इलाके में पिछली बार कांग्रेस ने जदयू का मात्र 34,461 मतों के अंतर से हराया था। यदि देखा जाए तो मुस्लिम बहुल इस इलाके में पिछली बार कांग्रेस ने जदयू को महज 34,461 मतों के अंतर से हराया था। इस बार कांग्रेस के निवर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, AIMIM के अख्तरुल ईमान एवं एनडीए की ओर से जदयू के मुजाहिद आलम अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। वहीं पर पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा सुनी जा रही है। यदि वे चुनाव लड़े तो फिर आगामी लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने की संभावना है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं मात्र 1 मिनट में। 1 मिनट में खबर दी जाती है बिहार की खबर KDB लाइव ऐप में। 1 मिनट में खबर इसलिए दी जाती है जिससे कि आपकी समय की बचत होगी, क्योंकि अगर आप उसी खबर को फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3 मिनट या 4-5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। तो हम आपकी समय की कदर करते हैं, इसलिए हम KDB लाइव ऐप में 1 मिनट में खबर देते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिएगा KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से इसमें खबरों को पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। तो आप अकाउंट बनाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पूर्णिया से जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने अपने नामांकन पत्र के साथ जो हल्फनामा दायर किया है उसके अनुसार उनसे अधिक उनकी पत्नी अमीर है। उनकी धर्मपत्नी के पास कुल 2,97,50,967 रुपए की संपत्ति है, जबकि संतोष कुशवाहा के पास 2,69,89,640 रुपए की संपत्ति है। आपको बता दूं कि पिछले 5 साल में संतोष कुशवाहा की संपत्ति में जहां 1 करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है, वहीं उनकी पत्नी की संपत्ति में 1.5 करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है।
है। आपको बता दें कि संतोष कुशवाहा SNSY कॉलेज से इंटर स्नातक किया है। उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है, जब किसी भी आपराधिक मामले में उन्हें दोषी साबित नहीं किया गया है। संतोष कुशवाहा द्वारा आयकर रिटर्न का ब्यौरा भी हल्फनामे में दर्शाया गया है। इसके अनुसार संतोष कुशवाहा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13,08,560 रुपए का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जबकि उनकी पत्नी 44,76,540 रुपए का रिटर्न दाखिल किया है। यही नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे गए हल्फनामे के अनुसार निवर्तमान सांसद के पास जिले में जमीन मकान के अलावा दिल्ली में भी जमीन मकान है। जब दिल्ली के इंद्रपुरम में 2370 वर्ग फीट जमीन पर उनका मकान है, जब उनका अनुमानित बाजार मूल्य 1,30,00,000 रुपए दर्शाया गया है। यही नहीं, संतोष कुशवाहा के पास राइफल बंदूक भी है। उनके पास 2 वाहन है तथा 50 ग्राम सोना है। उनकी कीमत 98,92,000 है। उनकी पत्नी के पास भी 1,81,48,099 रुपए मूल्य के जेवरात हैं। अगर आप भी गाड़ी लेकर के कहीं निकलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि जो अगर मोटरसाइकिल पर निकलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मोटरसाइकिल में हेलमेट लगाना सिर्फ जो चलाता है उन्हीं को अनिवार्य है। वहीं पर 4 व्हीलर पर निकलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि सीट बेल्ट लगाना सिर्फ जो गाड़ी चलाता है उन्हीं के लिए जरूरी है, लेकिन ये सच नहीं है। आपको बता दूं कि हेलमेट, सीट बेल्ट से संबंधित नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है। जब बिहार के कई लोगों को नहीं पता है, जब कई लोगों को लगता है कि महिलाओं और फिर बच्चों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि केवल बाइक चलाने वाले को हेलमेट पहनना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब 2 पहिया वाहन अधिनियम 2 लोगों को ही बैठने की अनुमति देती है, जब दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। जब बच्चे को और महिला को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर 4 साल से कम उम्र का बच्चा 2 पहिया पर बैठा है तो फिर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर नहीं चला सकते, उससे नीचे ही गाड़ी चला सकते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में 15 फरवरी 2022 को संशोधन के जरिए 4 साल तक के बच्चों के लिए 2 विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक 9 महीने से लेकर के 4 साल की उम्र तक के बच्चे को बाइक पर पीछे की सीट पर बैठाया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की सेफ्टी हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना जरूरी है। ये बेल्ट बच्चे की कमर से कंधों तक पहनाया जाएगा और इसका दूसरा छोर गाड़ी चला रहे व्यक्ति की कमर से कसा रहेगा। इस बेल्ट को बड़ा और फिर छोटा करने लायक व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। इसमें 30 किलो तक वजन सहने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही उस बच्चे को उसके सिर में फिट बैठने लायक हेलमेट भी पहना जाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि हेलमेट पहनने से केवल सिख अनुयायियों को ही छूट दी जाती है। इसका लाभ भी केवल उन्हें ही मिलता है जो मोटी पगड़ी सिर पर बांधते हैं। या सिर पर पगड़ी नहीं बांधने वालों की स्थिति में उन्हें भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन पर चलता है तो फिर उसे 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार पुलिस जो गाड़ी जब्ती करती है, जो तलाशी करती है, अब उसका वीडियोग्राफी किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दो कि बिहार में अब तलाशी और जब्ती गाड़ियों में ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी। 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। इसको लेकर के बिहार पुलिस ने सारी तैयारियां कर ली है। भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC और फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि IEA 30 जून 2024 को खत्म हो रहे हैं। वहीं पर 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय न्याय संहिता, भारत नागरिकता सुरक्षा संहिता और फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनकी जगह लेंगे। बिहार पुलिस में इन कानूनों को राज्य में लागू किए जाने को लेकर के मिशन मोड में तैयारियां शुरू कर दी है। जब थानों के पुलिस कर्मियों को से लेकर के जिला और फिर राज्य मुख्यालय में बैठे पदाधिकारियों को डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि नए कानून के हिसाब से जांच और फिर न्यायालय को साक्ष्य पेश किया जा सके। जब बिहार पुलिस अकादमी राजगीर और फिर VPRND दिल्ली के सहयोग से बिहार के पुलिस पदाधिकारी को नए कानून की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी मास्टर ट्रेनर बनकर के दूसरे पदाधिकारी कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। यहाँ DGP RS भट्टी ने कहा है कि नए कानूनों के मुताबिक थानों में पुलिस को डिजिटल बनाया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों में तलाशी और फिर जब्ती अभियानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान है। इसको देखते हुए सभी थानों के जांच पदाधिकारी स्मार्टफोन और फिर लैपटॉप से लैस होंगे। इसके साथ ही हर थाने में ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ही गवाही रिकॉर्डिंग के लिए अत्याधुनिक कक्ष होगा। हर थाने में डेटा सेंटर, पूछताछ कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, विजिटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम मेंटेन रहेंगे। दोस्तों, पप्पू यादव को लेकर के बिहार में छिड़ी सियासी बहस के बीच RJD ने इनका नोटिस लेने तक से इनकार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया के सामने कहा कि किसी व्यक्ति को नहीं जानता। जहां हमारा पुराना गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ है और ये तो जनवरी में ही तय हो गया था कि कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ पटना पहुंचे। जब पटना में मीडिया ने जब पप्पू यादव को लेकर के सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि यह हमारा मामला नहीं है, हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। कांग्रेस से हमारा पुराना गठबंधन
है और सीट शेयरिंग पर बातचीत काफी पहले से ही चल रही थी। ये तो जनवरी में ही तय हो गया था कि कांग्रेस को कौन सी सीटें मिलनी है। जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि कांग्रेस ने पूर्णिया सीट मांगी ही नहीं थी, तो फिर उसे सीट मिलने की बात कहाँ है। इस बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि पप्पू को कांग्रेस ने ही गच्चा दे दिया है। जब वैसे पप्पू यादव रोज ये दावा कर रहे हैं कि वे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उन पर भरोसा नहीं है। जहाँ तेजस्वी के बयान से के यही मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दूं कि वैसे भी पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी के कई नेता खफा हैं। पप्पू यादव जब अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर रहे थे, तो फिर उस कार्यक्रम से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह दूर रहे। अखिलेश प्रसाद सिंह उसके बाद भी पप्पू यादव को लेकर के कुछ भी बोलने से बचते रहे। वहीं पर कांग्रेस के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने तो खुल करके पप्पू यादव पर हमला बोला। उन्होंने अपनी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब पप्पू के गप्पू से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। सूत्र बताते हैं कि राजद से सीट शेयरिंग के आखिरी दौर की बातचीत में भी कांग्रेस ने पूर्णिया सीट को लेकर के कोई भी जोर नहीं लगाया था। जहां कांग्रेस ने सारी ताकत कटिहार सीट के लिए लगाई थी, जहां से तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना है। जहां कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने बताया है कि हम लोगों को हर हाल में कटिहार सीट चाहिए थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उस पर अड़ंगा लगा दिया था। जहां ऐसे में पार्टी ने पूरी ताकत लगा करके कटिहार सीट हासिल कर ली है। जहां कांग्रेस नेता ने बताया है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान पूर्णिया सीट पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन उस पर कोई भी जोर नहीं डाला गया। अब राजद ने जेडीयू की सिटिंग विधायक बीमा भारती से इस्तीफा दिलवा करके उन्हें पूर्णिया से टिकट दे दिया था। तो फिर वहां पर राजद से बहस करने को कोई भी मतलब नहीं बचा था। लिहाजा कांग्रेस ने पप्पू यादव पर फोकस करने के बजाय बिहार में 9 लोकसभा सीटें लेने की रणनीति अपनाई थी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मुख्तार अंसारी के जान जाने पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि माफिया को इज्जत देने वाले तेजस्वी यादव कहानी खुद को स्वतंत्रता सेनानी बता देते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, लेकिन कहते हैं कि फंसा गया है। खुद की तुलना श्री कृष्ण से करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और हमारे पीछे ईडी की टीम लगातार लगी रहती है। जब कहीं उन पर कार्रवाई हुई तो फिर वे ये ना कह दे कि हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम भी गलती करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी और जेल भेजा जाएगा। जब पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के मामला कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये एक माफिया की जान गई है। इस पर देश में कानून है और फिर कानून अपना काम कर रहा है। लालू प्रसाद यादव जब जेल से निकलते थे तो फिर हाथी घोड़ा से बाहर आते थे, जैसे स्वतंत्रता संग्राम से लौट करके आ रहा हो। अब कोई भी माफिया के लिए और हुड़दंग और फिर दुष्प्रचार कर रहा है तो फिर ये उचित नहीं है। जेल में बंद एक माफिया की जान जाना, इसके पीछे का क्या कारण है, इसे सरकार देख रही है। मामले में जांच भी हो रही है और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिस पर इतना बहस छिड़ा जाए। दोस्तों, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद सामान्य सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों जैसा आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। ये कहना साफ कहना है अपर मुख्य सचिव के पाठक का। मतलब साफ है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को सेवांत लाभ नहीं मिलेगा। के पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि मदरसा और सांस्कृतिक विद्यालय पूर्ण रूप से निजी विद्यालय है। जब प्रदेश के यानी कि बिहार के अल्पसंख्यक विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत संचालित किए जाते हैं। ऐसे में सांस्कृतिक विद्यालय और फिर मदरसा को इसके समरूप नहीं माना जा सकता। दरअसल बिहार राज्य मदरसा संघ ने हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया था, जिसमें 12 फरवरी 2024 को फैसला किया था। फैसले के आलोक में मदरसा संघ ने मोहिबुल और हक और फिर सांस्कृतिक विद्यालय की ओर से शोभाकांत झा ने संयुक्त रूप से शिक्षा विभाग को आवेदन दिया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आवेदन की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों वादी ने दावा किया है कि विभागीय संकल्प संख्या 237 के द्वारा गैर सरकारी संस्कृत स्कूल मदरसा के शिक्षक और फिर कर्मियों को वेतन के अतिरिक्त वे सुविधाएं प्रदान की गई थी जो सरकारी विद्यालय को उपलब्ध है। सुनवाई में दावे को माना गया है, जहां पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने 8 नवंबर 1990 को संकल्प में सुधार करके राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक प्राथमिक और फिर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मियों को ही वेतन समेत अन्य लाभ देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी कैंडिडेट ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके बाद जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक गया सीट से राजद कैंडिडेट्स कुमार सर्वजीत की पत्नी करोड़ों की मालकिन है और उनके पास हथियार और महंगी गाड़ियां भी है। उसी तरह एनडीए के कैंडिडेट जीतन राम मांझी भी पुराने मॉडल की टॉप 4 के शौकीन है। दरअसल आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत के पास करोड़ों की चल अचल संपत्ति है। कुमार सर्वजीत बोध गया विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और पिछले सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ पत्र के अनुसार कुमार सर्वजीत हथियारों और फिर कीमती वाहनों के शौकीन है। कुमार सर्वजीत की पत्नी सीमा 1 करोड़ 95 लाख की संपत्ति की मालकिन है।
दोस्तों साइबर क्रिमिनल इतने शातिर हो गए हैं कि अब वो बिना ओटीपी के भी पैसे उड़ा ले रहे हैं अब बैंक खाते से। जी हाँ, इस वीडियो को आपको देखना चाहिए क्योंकि साइबर क्रिमिनल के छलावे में अगर आप पड़ जाएंगे तो यही समझे कि आपको कंगाल बना करके छोड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़े हैं। साइबर क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगा देते हैं। इन दिनों साइबर क्रिमिनल्स ऐसे तकनीक अपना रहे हैं जिससे वे बिना ओटीपी के भी आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। ऐसे में आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल साइबर क्रिमिनल्स अकाउंट खाली करने के लिए बायोमेट्रिक स्कीम का सहारा लेते हैं। जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। दरअसल साइबर क्रिमिनल्स लोगों के बायोमेट्रिक डिटेल्स हासिल करके बिना ओटीपी के उनके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। जब पिछले दिनों इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था। आपको बता दूं कि हम सभी का बायोमेट्रिक डेटा आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में स्कैमर्स ने बिना ओटीपी अकाउंट खाली करने की ट्रिक खोज निकाली है। दरअसल बायोमेट्रिक डिटेल्स हाथ लगने के बाद बिना ओटीपी शेयर किए भी स्कैमर्स आपका अकाउंट खाली कर सकता है। ऐसे में अगर आपको बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत नहीं है तो आप डेटा को लॉक कर सकते हैं। ऐसे में स्कैमर्स ने बिना ओटीपी अकाउंट खाली करने की ट्रिक खोज निकाली है। दरअसल बायोमेट्रिक डिटेल्स हाथ लगने के बाद बिना ओटीपी शेयर किए भी स्कैमर्स आपका अकाउंट खाली कर सकता है। ऐसे में अगर आपको बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत नहीं है तो फिर आप डेटा की लॉक कर सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल हमारे आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डिफॉल्ट रूप से अनलॉक होता है। इसी वजह से जब हमें कहीं आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है तो फिर वहां बिना किसी परेशानी आसानी से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर जहां आपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया है अगर वहां से आपका डेटा लीक हो गया है तो फिर आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। ऐसे में आधार बायोमेट्रिक डिटेल्स को लॉक ना करने पर डेटा लीक होने का चांस बढ़ सकता है।